तो जनाब, जैसा कि आज के समय में एक लैपटॉप एक ऐसी वस्तु है जो इतना ज़्यादा नेसेसरी है कि अगर आप कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो भी आपको ज़रूरत होगी, आप वर्किंग प्रोफेशन है तब भी आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत है, एज अ फ्रीलांसर आप कोई काम करते हैं घर बैठकर तब भी आपको लैपटॉप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लैपटॉप एक ऐसी मशीन है जो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हम लोग की बढ़ा देती है कि अगर हम लोग लैपटॉप में कभी पैसे लगा रहे हैं तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो जब हम लोग लैपटॉप ले रहे होते हैं तो उस समय हम लोगों को कुछ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बजट में एक अच्छा सा अच्छा लैपटॉप आ जाए। तो ऐसा के लिए जब लैपटॉप कभी बाय करने आप जा रहे हो तो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसकी स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड, क्योंकि सेम रेंज में अलग अलग तरीके के लैपटॉप आते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई सेम रेंज में अलग अलग लैपटॉप क्यों आते हैं? तो भाई अलग अलग नीड के हिसाब से अलग अलग लैपटॉप बनाए जाते हैं। लाइक किसी को डेली बेसिक काम के लिए ज़रूरत है, किसी को कोडिंग के लिए ज़रूरत है, किसी को गेमिंग के लिए ज़रूरत है, किसी को वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग की ज़रूरत है। तो कोई लैपटॉप कमज़ोर होता है, कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और कोई तो बिल्कुल बीस्ट होता है। तो इसीलिए हम लोग अलग अलग रेंज के हिसाब से अलग अलग तरीके के लैपटॉप आते हैं मार्केट में। तो आज की वीडियो का उद्देश्य ये होने वाला है कि हम लोग वीडियो को दो पार्ट में रखेंगे। एक पार्ट में आपको वो इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे आप कभी भी लैपटॉप बाई करें, चाहे आपका फर्स्ट टाइम हो, सेकेंड टाइम हो या फिर इन फ्यूचर कभी आप खरीदने वाले हो, तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन हो कि आप देख कर जान सके कि ये लैपटॉप मेरे लिए सही है या नहीं है। ठीक है। और दूसरी वीडियो में मैं आपको कुछ लैपटॉप के सजेशंस भी दे दूंगा जो अभी के हिसाब से आपके बजट में फिट आएंगे और आपके लिए बढ़िया लैपटॉप होने वाले हैं। तो बस ये वीडियो कंप्लीट गाइड होने वाली है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और कभी भी लैपटॉप खरीदने जा रहे हो तो 1000-2000 का मोह मत रखना, क्योंकि उसमें आपको रिटर्न में बहुत ज़्यादा अगर आप प्रोडक्टिविटी करते हो अच्छे से तो पैसे मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि लैपटॉप हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डेली लाइफ में। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो तब भी आप लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, उससे भी पैसे कमा सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग से भी कमा सकते हो और कोडिंग से भी कमा सकते हो। तो यहाँ पे लैपटॉप लेते समय बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होता है कि सही बजट में एक अच्छा सा लैपटॉप हम लोग ले आए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ जो लैपटॉप खरीदने से पहले उनको चेक कर लेना चाहिए कि वो कितनी अच्छी लगी हुई है लैपटॉप के अंदर। सबसे पहला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रोसेसर। ठीक है, काफी सारी चीजें आपका प्रोसेसर ही हैंडल करता है लैपटॉप के अंदर। अगर आपने प्रोसेसर कमजोर ले लिया तो आप बहुत ज्यादा आपको लैग करेगा आपका लैपटॉप और कोई बड़ी चीजों को संभाल नहीं पाएगा। उसके बाद स्टोरेज टाइप भी अभी मैं आगे एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। अगर यहाँ पे आप थोड़ी भी मिस्टेक करते हो तो कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन आप खोलोगे तो काफी ज्यादा टाइम लेगा। जब आपका लैपटॉप बूट होगा, मतलब ओपन होगा, तब भी आपका बहुत टाइम ले लेगा, जल्दी नहीं खुलेगा। दूसरा रैम। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं, 4-6 टैब खोल लेते हैं क्रोम ब्राउजर पे या फिर अलग अलग टैब्स खुले होते हैं, ठीक है, तो आपका वो रैम ही हैंडल करती है। रैम जितनी पावरफुल होगी उतनी ज्यादा आप मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। उसके बाद होता है आपका ग्राफिक कार्ड। अब ग्राफिक कार्ड किन लोगों को जरूरत होती है, किन लोगों के लिए आपको ग्राफिक कार्ड की नीड ज्यादा होती है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले एक पॉइंट पे बढ़ते हैं। पहला हमारा पॉइंट है प्रोसेसर। ठीक है, तो प्रोसेसर की तरफ चलते हैं। आप प्रोसेसर से पहले देखो कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट रखती है। मान लो मैंने ये 4 इंपॉर्टेंट चीज बताई है, ये किसी लैपटॉप को पावरफुल बनाने के लिए काफी है। ठीक है, पर हम लोग लैपटॉप को डेली यूज भी करते हैं तो उसमें भी कुछ चीजें होते हैं जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं लैपटॉप के अंदर, वो भी हमें ध्यान देने होते हैं। उनमें से क्या क्या है? सबसे पहले आपके लैपटॉप में कितने पोर्ट्स दिए हुए हैं, लाइक आपका यूएसबी टाइप सी है या फिर नहीं है। ठीक है, और सिर्फ यूएसबी ए कितने सारी हैं, एचडीएमआई के लिए कोई पोर्ट दिया गया है कि नहीं दिया गया है, 3.5 mm वाला जैक का पोर्ट है कि नहीं है, कि मान लो माइक लगाना हो, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए, तो है कि नहीं है। तो काफी सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको अपने हिसाब से जितने भी पोर्ट्स आपको चाहिए तो एक बार चेक कर लेना है कि मतलब काफी सारे पोर्ट्स होने चाहिए यूज में। ठीक है, चिप लगाने का है कि नहीं है। उसके बाद डिस्प्ले किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, लाइक जो ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं या फिर जिनको मूवीज देखने का काफी ज्यादा शौक होता है या फिर गेम्स खेलने का ज्यादा शौक होता है। अगर आपकी डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपको मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा लैपटॉप के अंदर। आप गेम्स खेलोगे, आपको उतना अच्छा फील नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लैपटॉप की डिजाइन पे भी फोकस करते हैं कि यार अगर हाथ में लेकर चले या फिर किसी के सामने रखे तो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, एक प्रीमियम लुक आना चाहिए। साथ में उसकी बिल्ड क्वालिटी मायने रखती है कि मान लो यार लैपटॉप है, मेटल बॉडी में है, प्लास्टिक बॉडी में है, कितना मजबूत है, कैसे बना हुआ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद में आपके लैपटॉप का कीबोर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग लैपटॉप के अंदर फिजिकल कीबोर्ड अलग से बहुत कम लगाते हैं, लैपटॉप कीबोर्ड ज्यादा यूज करते हैं। तो मजबूत होना चाहिए, अच्छे से यूज में आना चाहिए, कीज जो हो रही हो ज्यादा खट खट की आवाज नहीं आनी चाहिए।
उसके बाद में ट्रैक पैड जिससे हम लोग माउस कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कर्सर को, तो वो कितना चौड़ा है, आपके हिसाब से सही है या नहीं है, ये सब चीजें आपको चेक करनी चाहिए एक लैपटॉप लेने से पहले। उसके बाद स्पीकर्स भी, थोड़ा बहुत आपको स्पीकर्स भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग अक्सर लैपटॉप के अंदर म्यूजिक सुन रहे होते हैं, तो आपके स्पीकर्स ड्यूअल लगे हैं, सिंगल लगे, किस क्वालिटी के लगे, किस कंपनी के लगे, वो भी मायने रखता है। उसके बाद माइक्रोफोन, लाइक आप कुछ शूट कर रहे हो या फिर आप कहीं पे मीटिंग में हो, जूम मीटिंग में हो, तो वहां पे बात करने के लिए माइक्रोफोन एंड वेबकैम की भी आवश्यकता पड़ती है। तो क्या लैपटॉप के अंदर वेबकैम दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप के अंदर वेबकैम कभी कभी अवेलेबल नहीं होता है। तो वेबकैम के साथ कितनी क्वालिटी है, मान लो HD है, 4K है, वैसे 4K जल्दी आपको मिलेगा नहीं, बहुत ही हाई रेंज में आएगा, 1080p है, ठीक है, तो ये आपको चेक कर लेना चाहिए। तो ये भी 5 चीजें हैं जो आपके लैपटॉप को एक अच्छा लैपटॉप बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जो ये 4 है ये तो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाती है लैपटॉप को, पर जो ये 5 है ये आपके एक तरीके से लुक को और आपके एक्सपीरियंस को अच्छा करती है, ठीक है। अब आते हैं नंबर 1 पे, प्रोसेसर पे। अगर आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो लैपटॉप के अंदर आपको सिर्फ 2 ही कंपनी के समय प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, और अगर कोई तीसरा आपको देखने को मिल रहा है तो वो लैपटॉप आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको प्रोसेसर या तो इंटेल का लगा हो या तो राइजन का लगा हो, और 100% आप कोई सा भी लैपटॉप लोगे या तो उसमें इंटेल का ही लगा होगा तो राइजन का ही लगा होगा, तीसरी कंपनी जल्दी आती ही नहीं है, दिखी नहीं मेरे को, होगी ऐसा नहीं होती है, पर आपको ज्यादातर आपका जो मार्केट है प्रोसेसर का वो 90% या कहें 95% इन्हीं लोगों के हाथ में है। इंटेल के भी काफी अच्छे अच्छे प्रोसेसर आते हैं, राइजन के भी काफी अच्छे अच्छे प्रोसेसर आते हैं, पर हम लोग को ये समझना होगा कि जैसे वर्जन होता है अलग अलग, ठीक है, तो वर्जन के हिसाब से कौन सा प्रोसेसर अभी के टाइम के हिसाब से हमारे लिए सही है, इंटेल का कौन सा सही है और आपका राइजन का कौन सा सही है, वो हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटेल की। इंटेल में आपका कोर i3 आता है, कोर i5 आता है, कोर i7 आता है, कोर i9 आता है, ठीक है। अब i3 प्रोसेसर अगर मैं देखूं तो अभी के हिसाब से अगर आप बिल्कुल नॉर्मल चीजें करते हैं, लाइक अगर यूट्यूब चलाना है, एक्सेल चलाना है, सिर्फ डे टू डे वाला बहुत स्मॉल काम है आपका, कुछ ज्यादा आपको कोडिंग नहीं करनी है, वीडियो एडिटिंग नहीं करनी है, या फिर कोई हार्ड काम नहीं करना है, आप लैपटॉप को एज अ मोबाइल के तरीके अगर यूज कर रहे हो, ठीक है, तब तो आपका i3 चल जाएगा। परंतु अगर आप लैपटॉप को लैपटॉप की तरीके यूज कर रहे हो, लाइक उसमें आप मल्टीटास्किंग भी करते हो, ज्यादा सारे टैब भी खोलते हो, आप कोडिंग भी करना चाहते हो, डेवलपमेंट भी करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग भी कभी कभी करने का होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी करनी है, तो i3 बिल्कुल भी मत देखना, तब आपको देखना चाहिए i5। और उसके बाद अगर आपका बजट होता है तो आप i7 पे भी स्विच कर सकते हैं, i9 पे भी स्विच कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका बजट बहुत ज्यादा अगर हम लोग का होता है, हम स्टूडेंट का, तो 30,000 से 40,000, बहुत ज्यादा अगर चले जाएंगे तो 50 के अंदर अंदर जाएंगे, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो 50,000 के बजट में अगर मैं देखूं तो i7 तक का आपका आ जाता है, अगर i5 भी मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। आप i5 जो आपका इंटेल का आता है प्रोसेसर, उसमें आप कोडिंग भी कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, और बाकी जो डे टू डे वाले काम होते हैं वो सारे आप, मान लो डिजाइनिंग का हो गया आपका, लाइक आप फोटोशॉप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप यहां तक का एडोबे का प्रीमियर प्रो भी यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, प्रीमियर प्रो, जिससे हम लोग एडिटिंग करते हैं। तो हो सकता है कभी कुछ चांस में आपका हल्का सा लैग करे, पर जल्दी आपका ही संभाल लेगा, पर इसके साथ और भी चीजें मैं बताऊंगा वो भी होनी चाहिए। अगर सिर्फ i5 है और आगे मान लो स्टोरेज आपकी कम है या रैम कम है, तब आपका एडोबे नहीं चलेगा, पर अगर i5 के साथ आपकी स्टोरेज अच्छी है और जो मैं अभी आपको रैम बताऊंगा वो अच्छी पड़ी है, तो आपका कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग भी, आपकी फिल्मोरा आप अगर आप यूज करते हैं आराम से हो जाएगा, और आपका गेमिंग भी हो जाएगा, नॉर्मल गेमिंग हो जाएगा। बहुत बड़ी गेमिंग मतलब लाइक बहुत बड़े आप गेम्स खेलते हैं, ये बहुत ज्यादा देर खेलते हैं तो मैं नहीं कह सकता हूं, पर अगर आप सिंपल रहना चाहते हैं, कोडिंग करेंगे, वेबसाइट्स बनाएंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे, थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग मान लो फिल्मोरा पे करनी है, तो आपका कोर i5 सही है। पर अगर पैसे हो तो मेरा मानना है कि आपको i7 तो ले लेना चाहिए, i9 आपका थोड़ा महंगा पड़ेगा, पर i7 आपको ले लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है और आप उसको बहुत ही लॉन्ग टर्म तक यूज करने वाले होते हैं, तो ऐसे में हम लोग को थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। लाइक मान लो अभी हमारे पास 40,000 है, हम जान रहे हैं अगले महीने हो सकता है हम इस बजट को कुछ नहीं तो 55,000 तक बढ़ा ले जाए, तो एक मंथ का आप वेट कर लीजिए।
आपका बजट जब बढ़ जाए तब उस चीज को लीजिए, क्योंकि हो सकता है 40,000 में उतनी अच्छी चीज ना मिल रही हो जितना आपका 55,000 में मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे में लैपटॉप लेने समय आपको कभी भी इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आपका बजट है, आंख बंद करके ले लो, मैं गारंटी देता हूं अगर आप लैपटॉप का सही से यूज करते हो, ठीक है, तो मात्र 1 साल में अगर आप उससे वीडियो एडिटिंग करो या ग्राफिक डिजाइनिंग करो तो लैपटॉप का जितना प्राइस है, लाइक मान लो 50,000 का लिया है तो आप 60,000 कमा लोगे, ये मेरी गारंटी है। पर आपको सही यूज करना है, अपनी स्किल्स को एनहेंस करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, राइजन की बात करते हैं। अगर इंटेल के बाद कोई दूसरा प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा तो वो राइजन, जिस तरीके इंटेल का आपका i3, i5, i7, i9 आता है, उसी तरीके सेम आपका यहाँ पे AMD राइजन 3, AMD राइजन 5, 7, 9 भी आता है। ठीक है, 3 के अंदर भी अलग अलग वर्जन आते हैं, 5 के भी अलग अलग वर्जन आते हैं, पर आपको मानना होगा कि 3 से बेटर 5 है, 5 से बेटर 7 है, 7 से बेटर 9 है। इस हिसाब से आप देखो ये चीज कि जहां तक हो सके तो 5 ले लो, नहीं तो 3 भी इसका चल जाता है। देखो राइजन का 3 जो होता है वो आपका इंटेल i3 से कई बेटर होता है। ठीक है, अभी मैं आगे दिखाऊंगा जब लैपटॉप, तो वहां पे ये चीज समझा दूंगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझा दूं कि जैसे आप कभी भी प्रोसेसर की जब बात करते हो तो आप एक चीज सुनते होगे, इंटेल i3 10th जनरेशन। ठीक है, आप 10th जनरेशन सुनते होगे, या फिर अभी 11th भी आ चुका है, 11th जनरेशन, और आपका 12th जनरेशन भी आ चुका है। ठीक है, तो 12th जनरेशन भी आ चुका है। तो हम लोग ये क्या चीज है, जनरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। जैसे कि कोई आपका सॉफ्टवेयर बना है, ठीक है, तो 10th जनरेशन मतलब वो पिछला, मतलब थोड़ा ओल्ड है, 11th मतलब न्यू है, और 12th जनरेशन जो अभी चल रही है वो बिल्कुल अपडेट है, मतलब अभी बना हुआ है। ठीक है, तो जो 12th जनरेशन है अगर उसका i3 मिलता है आपको, लाइक मैं अगर बात करूं i3 12th जनरेशन आपके पास है, ठीक है, और किसी के पास i5 11th जनरेशन है, तो कौन जीतेगा मुझे ये बताओ। तो i3 12th जनरेशन जीत जाएगा, क्योंकि इसकी जनरेशन ज्यादा है, ये अभी बना है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपको कोर i3 12th जनरेशन मिलता है तो आप आंख बंद करके ले सकते हैं, क्योंकि 12th जनरेशन का i3 काफी ज्यादा पावरफुल है। पर अगर आपको 12th जनरेशन नहीं मिल रहा है तो ऐसे में आपको कोर i5, कोर i7, कोर i9 पर जाना चाहिए। ठीक है, और अगर i5 12th जनरेशन का ये 11th का मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम लोग i5 ले रहे हैं तो कम से कम 10th जनरेशन का हो, अगर इससे ऊपर है तब तो बहुत ही अच्छा है। i7 ले रहे हैं तब भी 10th से 12th के बीच में हो तब तो बहुत अच्छा है। पर अगर i3 ले रहे हैं तब आपको i3 कभी भी 10th जनरेशन का तो बिल्कुल नहीं लेना है, 12th का मिल जाए तब आप ले सकते हो। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि आप अगर i5, i7, i9 का चूज कर रहे हैं तो आप 10 से 12 के बीच में अगर कोई भी जनरेशन है आपका चल जाएगा। मैंने पर्सनल यूज किया है तब मैं बता सकता हूं। पर अगर आप i5 के अलावा i3 चूज कर रहे हैं तो i3 सिर्फ 12th जनरेशन का ही चूज करें, बाकी कोई भी ना चूज करें। अगर 12th जनरेशन का i3 है तो वो इनसे काफी ज्यादा बेटर है i5 11th जनरेशन से। ठीक है, इतना समझ में आया। और अगर i5, i7, i9 ही आपको 12th जनरेशन का मिल जाएगा तब तो बहुत बढ़िया है, पर बहुत ही महंगा आएगा, मिलेगा नहीं जल्दी। ये i5, i7, i9 अक्सर आपको 10th जनरेशन के मिलेंगे, जो कि काफी सही है। ठीक है, ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। यही चीज आपका राइजन पे भी है। ठीक है, राइजन का अपडेट वर्जन अगर आप लेते हैं तो आपको महंगा पड़ेगा। मान लो राइजन 3 है, अपडेट वर्जन है, तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं स्टोरेज टाइप की। अगर हमारे लैपटॉप की स्टोरेज अच्छी है जनाब, तो आप ये मान के चलो कि आपका बूटिंग टाइम क्या होता है, लाइक कोई क्रोम ब्राउजर है, ठीक है, क्रोम ब्राउजर है, इसको मैंने क्लिक किया कर्सर से तो ये ओपन होने में अगर आपका यहाँ पे SSD लगी है तो मात्र 1 से 1.5 सेकंड में ये ओपन हो जाएगा। मेरे लैपटॉप के अनुसार बता रहा हूं, बहुत ज्यादा लेगा तो 2 सेकंड। ठीक है, पर अगर हार्ड डिस्क ड्राइव लगी है, ठीक है, तो ये हो सकता है 10 सेकंड 15 सेकंड भी ले, कोई गारंटी नहीं है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं HDD और SSD में डिफरेंस क्या होता है जनाब। तो HDD जो आप लेफ्ट साइड में लिखा देख रहे हैं जनाब, ये पहले लग के आती थी, इनको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, इनमें कमी क्या थी जनाब कि इनमें एक मोटर लगी होती थी, उस मोटर पे एक कैसेट लगी होती थी, वो घूमती थी। अब इस कारण से ये खराब भी बहुत जल्दी हो जाती थी, क्योंकि मान लो मिट्टी जा रही है, धूल जा रही है, या फिर जरा सा भी ये गिरेंगी तो ये तुरंत हार्ड डिस्क ड्राइव डैमेज हो जाएंगी आपकी। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर मोटर लगी है, उसी के साथ इनकी RPM मान लो जितनी तेज मोटर घूमेगी राउंड पर, ठीक है, मिल, तो उसी हिसाब से स्पीड बनेगी, तो स्पीड भी धीमी होती थी। तो पहला कि ये डैमेज बहुत जल्दी होती थी, खराब बहुत जल्दी होती थी। दूसरा, ये स्पीड इनकी उतनी अच्छी नहीं होती थी,
और तीसरा ये आवाज भी करती थी, इनमें से साउंड आती थी घूमने की। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इनमें से साउंड आती थी, जो कि एक एक्सपीरियंस को बहुत खराब करती है। उसके बाद हमारी आई एसएसडी। एसएसडी होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। अब अगर आप लैपटॉप लेने जा रहे हैं जनाब, तो हार्ड डिस्क ड्राइव लगा है तो आंख बंद करके उसको ना लीजिएगा, मैं गारंटी देता हूं आपका सिस्टम नहीं सही से चलेगा, बहुत देर लगेगा किसी भी चीज की प्रोसेस होने में। पर आपको लेना है एसएसडी। भले आपकी हार्ड डिस्क 1 टेराबाइट की मिल रही हो और एसएसडी सिर्फ 256 जीबी की मिल रही हो, तो आप ऐसे में इसकी एसएसडी का चुनाव करना, क्योंकि एसएसडी लाख गुना ज़्यादा हार्ड डिस्क से तेज होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई मोटर नहीं लगी है, ये आपका मदरबोर्ड से बनी होती है। और जनाब ये काफ़ी स्पीड में भी तेज होती है, ठीक है, जल्दी खराब नहीं होती है, ये इनकी खासियत होती है। और एसएसडी वाले लैपटॉप बहुत बढ़िया होते हैं। मैं पर्सनल जिस लैपटॉप पर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उसमें भी एसएसडी लगी हुई है। अब जनाब बात कर लेते हैं कि कितना साइज होना चाहिए लमसम। तो देखो, अगर आप मान लो 30-40 हज़ार रुपए का लैपटॉप ले रहे हो तो आपको 256 जीबी ही मिलेगा, ठीक है। कुछ लैपटॉप्स में आपको 512 जीबी मिलेगा। अगर 512 जीबी मिल रहा है तो गुड है, नहीं तो 256 जीबी भी चल जाएगा। क्योंकि देखो 256 जीबी कम किन के लिए पड़ता है, लाइक मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मेरे पास बहुत सारा डाटा होता है जो कि लैपटॉप में सेव करके रखना होता है। उसके बाद में मैं बहुत सारी चीज़ों को एक साथ खोलकर रन भी करता हूँ। दूसरी बात, मान लो वीडियो शूट हो रही तो उसका भी बहुत बड़ा बड़ा डाटा हम लोग को सेव करके रखना होता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी स्टोरेज पे होती है। आपकी मान लो जो विंडो है वो सी ड्राइव होती है, सी ड्राइव अगर एसएसडी पे है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा सा भी कंटेंट क्रिएशन से कहीं से जुड़े हुए हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें डाटा आपको सेव करके रखना होता है, तब आप 512 जीबी लीजिए। या फिर नॉर्मल यूजर है, सिर्फ कोडिंग सीख रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो 256 जीबी आपके लिए बेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको अपने बजट के हिसाब से देखना है कि 512 जीबी कहीं मिल रहा है तो बिल्कुल ले लीजिए। एट द एंड वो आपको फायदा ही देके जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई यार 512 जीबी जितना ज्यादा साइज रहेगा उतना ही ज्यादा आपको मजा आता रहेगा, ठीक है। तो 256 जीबी कभी कभी कम पड़ जाता है, अगर मेरे से पूछो तो मेरे लिए 256 जीबी कम पड़ जाएगा, ठीक है। मैं अभी पर्सनल अपने कंप्यूटर की भी स्पेसिफिकेशंस आपको बता दूंगा, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आया कि आपको सबसे पहले इतना ध्यान रखना है कि हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप नहीं लेना है। आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव अगर 2 टेराबाइट की भी है और ये 512 जीबी की है तो ये जीतेगी 100%, ठीक है। तो आपको सॉलिड स्टेट ड्राइव लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा रैम। अब रैम का आपको देखो बहुत ध्यान से समझना होगा। रैम का फुल फॉर्म भी बता देता हूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। अब रैम में पहले क्या होता था कि जब हमारा इंटेल का i3 हम लोग यूज करते थे तब 4 जीबी के साथ बिल्कुल सही काम कर जाता था। पर अब क्या है, अब 8 जीबी से कम आपको बिल्कुल भी लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यार अब अपडेट हो रही है चीजें, सभी सॉफ्टवेयर दिन प्रतिदिन अपडेट होते हैं। जो सॉफ्टवेयर पहले आप यूज करते थे अब उन्हीं सॉफ्टवेयर का साइज बढ़ चुका है। क्रोम ब्राउजर ही आपका आधे से ज्यादा रैम ले लेता है, ठीक है। 20% या 10% रैम आपको क्रोम ब्राउजर ले लेगा अगर आप काफी सारे टैब्स खोले हुए हैं, ठीक है। रैम ही आपका मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करती है। कितने टैब्स खोल सकते हो, कितने एक साथ सॉफ्टवेयर रन कर सकते हो, ये रैम पर ही निर्भर करता है। तो आप पहले तो फोकस करें कि आपको 8 जीबी मिले। अगर 8 जीबी से ऊपर मिल रहा है, लाइक 16 जीबी मिल रहा है, बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है। पर 16 जीबी मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप 50,000 से ऊपर के लैपटॉप पे जाते हैं तब आपको 16 जीबी मिलेगा। या फिर आप आसपास 48 के आसपास, 48-49 के आसपास भी मिल जाता है कभी कभी, ठीक है। तो मेरा जो लैपटॉप है वो 16 जीबी है, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि 16 जीबी ही सही है। 16 जीबी के साथ अगर आपका इंटेल i5 है तब भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। और 4 जीबी तो अब नहीं लेना है। पहले था यार ठीक था, चल जाता था, अब यार 4 जीबी में क्या करोगे। तो 4 जीबी अगर आप ले रहे हो तो आप कोडिंग ना करो, डेवलपमेंट ना करो, वीडियो एडिटिंग ना करो, सिर्फ आप एक तरीके से आप गाने सुन सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, पिक्चर देख सकते हो, एक्सेल चला सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का काम कर सकते हो, डाटा एंट्री वगैरह कर सकते हो, बाकी मीटिंग अटेंड कर सकते हो, ये सब हो जाएगा। पर अगर आप थोड़ा सा गीकी बंदे हो, मतलब कंप्यूटर में आपको रुझान है, आप कल का वीडियो एडिटिंग भी करना चाहते हो, काफ़ी चीज़ों पे आपको हाथ मारना है, चीज़ें सीखनी है मतलब, तो आप 8 जीबी से तक रहो या 8 जीबी से ऊपर जाओ। और 32 तो यार बहुत ही कम आपको, यार जब 1 लाख पार करोगे, ठीक है, 1-1.5 लाख के आसपास के लैपटॉप में 32 देखने को मिलती है, और महंगे ही लैपटॉप में, ठीक है। 16 ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है, लोगों को 16 नहीं मिलती है, यहाँ पर 8 है तो गुड है, आपको चिंता नहीं करना, आपका सब कुछ चलेगा। 16 बेस्ट है, ठीक है। अब अगर मैं अपने लैपटॉप की बात कर लूँ जनाब, तो थोड़ा सा मेरे को टाइम देना, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर दूँ और यहाँ पे अपने लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस लिख देता हूँ।
जिससे आपको भी थोड़ा नॉलेज हो जाएगा। मेरे लैपटॉप का सबसे पहला क्या था, CPU मेरा i5 10th जनरेशन था। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे उस समय कि मैं इससे बड़ा ले पाता। i7 i9 लेने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि i5 है तो i5 i3 से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो 10th जनरेशन चल गया। नहीं तो i3 होता तो 10th जनरेशन में कभी न लेता। उसके बाद मेरी जो प्रोसेसर को छोड़ के बाकी सब चीज़ें मेरी बीस्ट है, बहुत अच्छी है, ठीक है। जैसे कि SSD मेरे है लैपटॉप पे कितनी 512 GB की। अब बहुत कम लैपटॉप में आपको 512 GB देखने को मिलेगी। उसके बाद रैम, बहुत से लोगों को 8 GB भी नसीब नहीं है, मेरे पास 16 GB है, इसलिए मैं बहुत सारे चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ। मेरा लैपटॉप कभी भी लैग नहीं करता है, ठीक है। मैं खुद एडोबे यूज़ करता हूँ, फोटोशॉप भी यूज़ करता हूँ, आपने बहुत बार देखा होगा मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, तो मैं ये सब चीज़ें आराम से यूज़ कर पाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपके पास ऐसी स्पेसिफिकेशन है तो आप भी यूज़ कर लेंगे। कीबोर्ड मेरा कैसा है, कीबोर्ड मेरा बहुत ही बढ़िया है, स्मूथली चलता है, प्लस बैकलाइट है। बैकलाइट मतलब जिसमें लाइट लगी होती है, ठीक है। अगर रात की कोडिंग करना है अंधेरे में तो मेरे कीबोर्ड में लाइट जलती है। वेबकैम मेरा HD है 720p, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। और स्पीकर के तो माशाल्लाह पूछो नहीं, इतना अच्छा आवाज़ है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। तो ये मेरी स्पेसिफिकेशंस है, बाकी आप भी अपने हिसाब से देख सकते हो। अब आते हैं ग्राफिक कार्ड में। ग्राफिक कार्ड आपके बेसिकली लैपटॉप के अंदर दो तरीके के आते हैं, ये तो इंटीग्रेटेड आएगा, ये डेडिकेटेड आएगा। डेडिकेटेड क्या, एक अलग से आपका डाला जाता है लैपटॉप के अंदर, जो उन लोगों के लिए होता है। अब बात पहले ये कर लेते हैं ग्राफिक कार्ड चाहिए किसको, ठीक है। ग्राफिक कार्ड की नीड किसको होती है जनाब, ठीक है, ये बात कर लेते हैं। तो ग्राफिक कार्ड की नीड होती किसको, मतलब जैसे कि कोई बंदा है जिसको वीडियो एडिटिंग करनी है काफ़ी हाई, ठीक है। वीडियो एडिटिंग मान लो आपको पूरा पैसा नहीं बनाना है वीडियो एडिटिंग के अंदर, आपको मान लो एक तरीके से पैसे कमाने हैं, फ्रीलांसिंग करनी है, तो वीडियो एडिटिंग के अंदर आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो, लाइक एडोबे प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। दूसरा, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर 3D मॉडल्स बनाना चाहते हो, लाइक ब्लेंडर वगैरह आप यूज़ करना चाहते हो, ये बड़े सॉफ्टवेयर्स, तो उनके लिए है। गेमिंग में आपको बहुत अच्छी लगती है, भाई गेमिंग मेरे लिए कैरियर है, मैं गेमिंग ही करना चाहता हूँ, तो गेमिंग बिना ग्राफिक कार्ड के इतनी पॉसिबल नहीं होती है। मतलब हल्के फुल्के गेम आप चला सकते हो, खेल सकते हो, पर जो मजा ग्राफिक कार्ड के अंदर आता है गेमिंग खेलने का, वो ऐसे नॉर्मल में नहीं आता है। तो जो गेमिंग है उसके लिए ग्राफिक कार्ड बहुत जरूरी है। अगर आप ले रहे हैं तो एक बार जरूर देखिए कि गेमिंग के अंदर आपको ग्राफिक कार्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। गेमिंग लैपटॉप के अंदर ग्राफिक कार्ड बहुत ही आवश्यकता होती है। इतना हो गया, उसके बाद मशीन लर्निंग प्रोग्राम जो बनाते हैं उनके लिए भी ग्राफिक कार्ड की जरूरत होती है। बाकी कोई ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें तो हम लोग जुगाड़ भी बैठा लेते हैं, ऑनलाइन सर्वर के थ्रू काम हो जाता है। पर बाकी ऊपर की जो ये 3 चीजें हैं इनके लिए तो आपको चाहिए ही चाहिए। एक तरीके से ग्राफिक कार्ड अगर एक शब्द में बोले तो जिनको बहुत हाई लेवल काम करना हो लैपटॉप में, हाई लेवल मतलब फुल यूज चाहिए लैपटॉप का, कोई भी कहीं अटके ना, कोई भी कहीं प्रॉब्लम ना हो, उनको ग्राफिक कार्ड की जरूरत होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफिक कार्ड होता क्या है, व्हाट इज ग्राफिक कार्ड। भाई आप बताते रहो पर ग्राफिक कार्ड के बारे में समझाओ, ठीक है। अगर हम लोग GPU बोले तो ग्राफिक कार्ड, ठीक है, एक तरीके से लाइक आपका लैपटॉप में एक होता है प्रोसेसिंग जो सिस्टम प्रोसेस करता है, एक होता है कि जो ग्राफिकल प्रोसेसिंग होती है। ग्राफिकल प्रोसेसिंग मतलब आपकी जो स्क्रीन में जो भी शो होगा, लाइक कभी आप गेम्स खेलते हो तो उसके अंदर आपको FPS डिसाइड करना होता है, बिट रेट डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, क्वालिटी आप डिसाइड कर सकते हो। तो जो भी ग्राफिकल प्रोसेसिंग होती है वो आपका ग्राफिक कार्ड लाइक GPU करता है, ठीक है। इसमें आपकी जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गई, उसमें आपकी ग्राफिक प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो आपका ग्राफिक कार्ड संभाल लेगा। गेमिंग के अंदर बहुत ज़्यादा आपको ग्राफिक यूज़ होते हैं, अच्छे अच्छे ग्राफिक्स आपको चाहिए होते हैं, तो ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जितनी भी प्रोसेसिंग ग्राफिक से रिलेटेड होगी वो ग्राफिक कार्ड करता है। इंटीग्रेटेड जो मतलब नॉर्मल आपके प्रोसेसर के साथ जो आते हैं वो होता है, ठीक है, और डेडिकेटेड अलग से लगाया जाता है। डेडिकेटेड में आपका ज़्यादा फायदा होता है, हमेशा अगर डेडिकेटेड मिले तो ज़्यादा सही है, नहीं इंटीग्रेटेड नहीं सही। क्यों? इंटीग्रेटेड आपकी जो पहले से रैम है, लाइक 16 GB रैम आपकी लगी है, और अगर ये आपका ग्राफिक कार्ड इंटीग्रेटेड है तो 16 GB रैम ही आपका यूज़ करेगा। मान लो ये ग्राफिक कार्ड है तो यही 16 GB रैम यूज़ करेगा। पर डेडिकेटेड में क्या है कि मान लो ये ग्राफिक कार्ड है और ये 16 GB रैम है, तो इसकी भी अलग रैम होगी, मान लो इसकी 4 GB अलग रैम है, तो ये अपनी रैम यूज़ करता है ना कि सिस्टम की रैम यूज़ करता है, तो इसलिए डेडिकेटेड है तो ही ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, भैया ग्राफिक कार्ड किस ब्रांड का होना चाहिए। मान लो लैपटॉप ले रहे हैं या फिर कल का डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाना है तो किस ब्रांड का ग्राफिक कार्ड चलेगा। तो जैसा कि अगर हम लोग प्रोसेसर की बात करते हैं तो मार्केट के अंदर सिर्फ 2 ही निकल के आते हैं, या तो आपका इंटेल या तो आपका राइजन, ठीक है। उसी तरह की ग्राफिक कार्ड की बात करें
तो एक एनवीडिया और दूसरा AMD, इनके अलावा कहीं मार्केट में आपको दूसरा मतलब होगा, ऐसा नहीं कहता हूं कि ब्रांड नहीं होगा, पर आप 99% इन्हीं का नाम सुनेंगे ग्राफिक कार्ड के लिए। और दोनों के ग्राफिक कार्ड बहुत पावरफुल, बहुत बेस्ट होते हैं। अगर इनका ग्राफिक कार्ड है सिस्टम के अंदर तो मान के चलो आपका सिस्टम बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। बहुत कम मिलते हैं। अब जरूरत देखो, आप कभी भी जब लैपटॉप ले रहे हो एज अ कॉलेज स्टूडेंट तो आप ग्राफिक कार्ड का लालच मत करना। क्यों? ग्राफिक कार्ड आपके 1% चांस ही होगा कि आपके 50,000 के लैपटॉप में मिलेगा, जल्दी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये महंगे खुद आते हैं, 10-10, 12-12 हजार, मान लो 7,000 से तो स्टार्टिंग होती है, 6-7 हजार से, बाकी तो जितना आप महंगा ले सको, ठीक है। और इसीलिए आपके लैपटॉप में जल्दी ग्राफिक कार्ड नहीं लग के आते हैं और ग्राफिक कार्ड की जल्दी जरूरत भी नहीं पड़ती है। हम लोग डेली यूजर्स, अगर आपको कोडिंग करनी है, ठीक है, आपका बिना ग्राफिक कार्ड के हो जाएगी। वेबसाइट बनाना है बिना ग्राफिक कार्ड के हो जाएगी। आपको कुछ भी करना हो, डाटा एंट्री करना हो, ग्राफिक कार्ड के बिना हो जाएगा। आपको फोटो एडिटिंग करना हो, ठीक है, फोटोशॉप करना हो तो आपका हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, लाइक वीडियो एडिटिंग करनी, ये भी हो जाएगी। पर अगर आपको बहुत ही हाई लेवल करनी तब आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके बिना ग्राफिक कार्ड के भी हो जाती हैं। ग्राफिक कार्ड सिर्फ इनहेंस करता है सिस्टम को, बिना ग्राफिक कार्ड के भी आपका लैपटॉप बेस्ट है। लालच ना करना, इस चक्कर में ना पड़ना कि लॉयर मम्मी पापा से पैसे जबरदस्ती मांगे या फिर घर से कहीं जुगाड़ बनाए, चोरी चकारी करे, कोई फायदा नहीं है ऐसा, ठीक है। बिना ग्राफिक कार्ड के आपका लैपटॉप, मेरा लैपटॉप है, मेरे में कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है, पर किस सॉफ्टवेयर को मैं रन नहीं कर सकता हूँ। हर चीज का जुगाड़ होता है, चीजों को यूज करो। और गेमिंग के लिए सोच रहे हो कि भाई गेमिंग करना, ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो पहले यार स्टार्ट तो करो, धीरे धीरे जब पैसा आएगा तो सब लेकर लगा लोगे। सब जुगाड़ होते हैं, अलग से भी लग जाता है सब। आपकी रैम भी अगर आपके पास 2 स्लॉट है तो अलग से लग जाती है, कोई टेंशन नहीं। पर पहले क्या है, फर्स्ट आपको स्टार्ट करना है। आप कॉलेज में हो, आप कोडिंग स्टार्ट करो, देन आपके पास पैसा आएगा, आप अपने लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर को और बढ़िया बना सकते हो। आप गेमिंग करने जा रहे हो, आप चैनल बनाओ, गेमिंग स्टार्ट करो, ठीक है, देन आपका पैसा आएगा, आप उसको और अच्छा बना सकते हो। स्टार्ट तो करो यार, ऐसा नहीं है कि आप गेम चलेगा नहीं। मैं बता रहा हूं कि आपका नॉर्मल i5 है या i3 भी है ना, उसमें भी गेम रन करेगा। बस ये है कि जो मजा आपको बड़े लैपटॉप, पावरफुल लैपटॉप के साथ मिलेगा वो इनमें नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करो, थोड़ा बहुत लैग होगा, ऊपर नीचे होगा, उसका जुगाड़ करके चलाया जाएगा। चीजें चलती सब में है, पर अच्छा चलना और मीडियम रेंज में चलना वो अलग होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करो सबसे पहले। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ लैपटॉप की बात करें तो हम लोग ने ये देखा कि कुछ लैपटॉप्स ऐसे होते हैं जो हमारे डेली यूज के लिए होते हैं, ठीक है। मान लो उसमें डेली यूज के लिए क्या चाहिए, हमको बैटरी ज्यादा चाहिए कि यार बैटरी ज्यादा चले, पर हम लोग को क्या उसमें ग्राफिक कार्ड चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसमें ग्राफिक कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। कोई इंसान को ग्राफिक कार्ड डेली यूज में क्या जरूरत है, कोई नहीं है। तो उसी आधार पर हम लोग ने लैपटॉप को 2 भागों में बांट दिया है, एक गेमिंग लैपटॉप, एक अल्ट्राबुक्स, ठीक है। गेमिंग के ही अंदर आपका वीडियो एडिटिंग और लाइक जितने पावरफुल लैपटॉप्स उनको आप जोड़ सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसका CPU बेटर होता है, ठीक है, पावरफुल CPU i7 i9 पड़ा होगा, GPU बेटर होगा, ठीक है। कंज्यूम लॉट ऑफ पावर, ये पावर बहुत लेंगे। जब सोचो आपका पावरफुल कोई चीज लगी होती है, कोई इंजन है, जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतना ही ज्यादा फ्यूल खाएगा, आप जानते हो। वही चीज कंप्यूटर के केस में भी है कि जितना ज्यादा पावरफुल स्पेसिफिकेशंस लगी होंगी, ज्यादा कंपोनेंट्स हाई लगे होंगे, उतने ही पावर खाएंगे। मेन केस में कहाँ यूज होता है, गेमिंग के अंदर, एडिटिंग के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक है। अल्ट्रा बुक्स कौन से होते हैं, अल्ट्रा बुक्स ऐसे लैपटॉप्स होते हैं जिनमें सब काम हो जाए, मतलब गेमिंग भी थोड़ी बहुत हो जाए, ठीक है, वीडियो एडिटिंग भी हो जाए, नॉर्मल कोडिंग भी हो जाए, ठीक है, और बाकी जो डेली यूज के काम होते हैं वो तो हो ही जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके अल्ट्रा बुक्स में मिलते हैं। आजकल अल्ट्रा बुक्स भी आपके बहुत ही पावरफुल आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि जो अल्ट्रा बुक्स में उनमें CPU बहुत मतलब कम नहीं होता, यूजली थोड़ा लोअर होता है गेमिंग लैपटॉप को देखते हुए। बैटरी पावर इनकी बहुत अच्छी चलती है, आपको बहुत बड़े बड़े चार्जर कैरी करके नहीं चल रहे, काफी अच्छा बैटरी बैकअप मिलता है, लार्जर बैटरी बैकअप मिलता है। कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट होते हैं। कॉम्पैक्ट मतलब जिनको आसानी से आप रख रखाव कर सकते हैं, लाइट वेट हल्के होते हैं, इनको कहीं पे भी ले जाकर ला सकते हैं। कुछ लोगों की पसंद होती है कि कैफे में, बार में, कहीं पे बैठ के अपना लैपटॉप चला रहे हैं, तो उनके लिए ऐसे बुक्स बढ़िया होते हैं, अल्ट्रा बुक्स, ठीक है। बेटर यूज फॉर मोस्ट डे टू डे यूज, ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सही है। हमको कैसा लैपटॉप चाहिए, तो हमको एक ऐसा चाहिए जो थोड़ा सा गेमिंग लैपटॉप हो, थोड़ा सा अल्ट्रा बुक हो, हाँ या ना, मतलब कि परफॉर्मेंस भी अच्छी दे पर बहुत ज्यादा बैटरी भी कंजप्शन ना करे, ठीक है, बैटरी भी अच्छी चले, ऐसा लैपटॉप चाहिए। तो ऐसा लैपटॉप के लिए निम्नम अगर हम लोग देखें तो रैम हमारे पास अगर हो जाए, रैम हमारी 8 या 16 हो जाए, ठीक है। आपका प्रोसेसर i5 या फिर
7 हो जाए तो ठीक है, भले 10th जनरेशन का होगा चलेगा, ठीक है। और SSD 256 या 512 हो जाए चलेगा, ठीक है। इतना आपके पास होना चाहिए। 256 भी है तब भी चलेगा, 512 तब भी चलेगा, पर SSD होनी चाहिए हार्ड डिस्क टाइप नाउ। इतना अगर स्पेसिफिकेशंस है, ये जो मैंने नीचे लिखा है, आपका लैपटॉप बेस्ट है, सब चीजें रन होगी। जो मेरे लैपटॉप में है वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट समझ लेते हैं। इतना आपको क्लियर है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। जैसे मैंने कहा वीडियो को 2 पार्ट में बांटूंगा, तो ये था पार्ट 1, जहां पे हम लोगों ने ये समझा कि कोई भी लैपटॉप खरीदने से पहले किन किन टाइप्स की चीजों को ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या लैपटॉप के साथ कैसी कैसी चीजें आती हैं, लैपटॉप को कितने भागों में बांटा जा सकता है, हमें हार्ड डिस्क चाहिए या SSD चाहिए, SSD चाहिए तो कितने साइज की चाहिए, आजकल रैम कितने साइज की चाहिए, 8 या 16 या 4, ठीक है, ये सब जाना। तो अगर आपने ये पार्ट अच्छे से पढ़ लिया है तो आज आप लैपटॉप लेंगे या आने वाले 5 सालों बाद लेंगे, तब भी आप एक अच्छा लैपटॉप चूज करने में समर्थ होंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट था। पार्ट 2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट 2 में क्या है, मैं आपको कुछ लैपटॉप्स रिकमेंड करूंगा, ठीक है, कुछ लैपटॉप्स रिकमेंड करूंगा जो अभी के हिसाब से बहुत सही है, ठीक है। अभी मैंने जितना रिसर्च किया है, देखो कोई भी वीडियो मैं बनाता हूं बिना रिसर्च के नहीं बनाता हूं। मैंने ये देखा कि और लोगों ने क्या बनाया है, उसके बाद ये देखा कि अभी कौन से Amazon पे सही है, ठीक है। क्योंकि लैपटॉप और मोबाइल एक ऐसी चीज है जो हर महीने हर दिन चेंज होते रहते हैं। आज जो लैपटॉप मिल रहा हो सकता है कल न मिले, कल उससे अच्छा मिले या उससे खराब मिले। तो मैंने अभी के हिसाब से रिसर्च करी, जो जो अच्छे लैपटॉप्स थे उनको मैंने चूज करके एक लिस्ट बना ली है, ठीक है। और बजट मैंने कितना रखा है, बजट मैंने 30,000 से या फिर कहे तो हाँ 30,000 से स्टार्टिंग की है और 60 तक गया हूं। 60 से ऊपर मैं चाहता तो जा सकता था, अच्छे अच्छे लैपटॉप थे 1-1 लाख तक के, पर यार जरूरत नहीं है, हम स्टूडेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए 60 के अंदर अंदर की लिस्ट बनाई है। अभी प्रेजेंट टाइम में लैपटॉप मस्त है, आपको सिर्फ उनका नाम Amazon पे डालना है, आपको मिल जाएगा। मैं लिंक नहीं दूंगा क्योंकि अभी कोई भी प्रमोशन या फिर एफिलिएट से मैं जुड़ा नहीं हूं, तो लिंक देने का कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट आप जाकर उसको देख सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है इसकी लिस्ट ऊपर नीचे चेंज हो, तो आप फर्स्ट पार्ट में जो चीजें बताई गई उनका ध्यान रख के आप पार्ट सेकंड वाला पार्ट क्लियर कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से लैपटॉप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं रिकमेंडेशन फॉर लैपटॉप। अभी के हिसाब से कौन कौन सी हम लोग लैपटॉप ले सकते हैं। सबसे पहले हमारा इन्फिनिक्स ब्रांड है, इन्फिनिक्स ब्रांड है। तो इन्फिनिक्स में X1 स्लिम सीरीज का इंटेल का कोर i3 10th जनरेशन मिल रहा है। तो इसका अगर हम लोग ये देखें तो i3 10th जनरेशन मिल रहा है, तो ये थोड़ा कमजोर है। मैंने कहा कि i3 का 10th नहीं लेना चाहिए, तो यार यहाँ पे ये प्रोसेसर में मात खा गया, ठीक है। पर यहाँ पे हमने रेटिंग जब देखी तो रेटिंग हमने कहा भाई यार पैसे तो ठीक है, मान लो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जनाब यहाँ पे 30,000 रुपए, मतलब 31,000 रुपए में अच्छा लैपटॉप मिल रहा है। दूसरा मैंने इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक करी तो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। मेटेलिक बॉडी है, आपके स्पीकर बहुत अच्छे हैं, स्क्रीन बहुत अच्छी है, इस वजह से मैंने इस लिस्ट में इसको ऐड किया है। और दूसरा इसमें रैम आपको जो मैंने बताया कि 8 GB से कम नहीं होनी चाहिए, तो इसमें 8 GB रैम है। और SSD आपकी जो है वो आपकी कितनी है, इसमें 256 GB, तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद में आपको Windows 11 का सपोर्ट मिल रहा है। Windows 11 आपकी न्यू है, ठीक है, मेरे लैपटॉप में Windows 11 ही चलती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। 14 इंच की स्क्रीन है, इसकी स्क्रीन साइज जितनी है वो है 14 इंच, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल रखा है। उसके बाद में सेकंड है हमारा HP का। अगर आपके घर वाले कहते हैं कि नहीं भैया मुझे एक अच्छा लैपटॉप चाहिए कंपनी का, आप इन्फिनिक्स का ना ले, क्योंकि देखो नया ब्रांड है, भरोसा करने में आपको भी टाइम लगेगा और हम लोग को भी लगेगा। फिलहाल मैं आपको बताऊं, मैं इन्फिनिक्स का ही लैपटॉप यूज कर रहा हूं, ठीक है। कभी कहोगे तो फोटो भेज दूंगा। ये वीडियो में इन्फिनिक्स के लैपटॉप पे ही चल रही है, क्योंकि इन्फिनिक्स के लैपटॉप नया आया था, सस्ते बजट में अच्छी चीजें दे रहा था, इसलिए मैंने ले लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे HP के लैपटॉप में Ryzen 3 मिल रहा है, ठीक है। मैं नीचे लिखता हूं इसका प्रोसेसर कौन सा, Ryzen 3। पर Ryzen 3 में कौन सा है, इसका देखो नंबर भी दिया है 3250U। जो 3250U है ये i3 से ठीक है, मतलब i3 से तो बड़ा है, ये i5 के बराबर है, i5 10th जनरेशन के बराबर है, ठीक है। रैम इसमें भी 8 GB मिल रही है आपको। और SSD कितनी है आपकी, SSD 256 GB इसमें भी है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें सही है, पर इसमें स्क्रीन साइज आपको 15 इंच मिल रहा है, ये एक चीज़ इसमें अच्छी है, तो आप चाहे तो इसको ले सकते हैं। 31,190 का प्राइस है, कोई ज़्यादा नहीं है उस हिसाब से देखा जाए तो। और HP का है तो हम लोग भरोसा कर सकते हैं। डुअल स्पीकर मिल रहे हैं और इंटीग्रेटेड आपको ग्राफिक कार्ड रेडियन का मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो AMD रेडियन ग्राफिक कार्ड, ठीक है, ग्राफिक्स। MS ऑफिस मिल जाता है आपको पूरा, और एलेक्सा भी आपको इसी के अंदर मिल जाती है, ठीक है।
तो आप इन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। मुझे तो ये वाला भी सही लग रहा है इसको देखते हुए, तो आप ये भी चूज कर सकते हैं। बाकी ये भी अपनी जगह सही है, पर ये प्रोसेसर में 1 पॉइंट पा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है ये दो लैपटॉप, एक आपका Asus का है और एक Lenovo का है, ठीक है। तो Asus भी नया ब्रांड था, पर अब इसका लैपटॉप काफी बिकने लगा, तो आपने भी नाम सुना होगा Asus VivoBook 15, ठीक है 15, Intel iCore i3, ठीक है, पर 12th जनरेशन। मैंने कहा था कि अगर आपको 12th जनरेशन का मिल जाता है, ठीक है, i3 आपको 12th जनरेशन का मिल रहा है, तो ये किससे पावरफुल है? आपका i5 10th जनरेशन से पावरफुल है। i5 10th जनरेशन से ज़्यादा i3 12th जनरेशन पावरफुल होता है। तो ये प्रोसेसर में तो बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा मैं बोलूँगा, काफ़ी बढ़िया है। आपको 1 पॉइंट तो इसमें प्रोसेसर के लिए इसको मिल जाएगा, क्योंकि 12th जनरेशन i3 अच्छा है। 15.6 इंच की शायद स्क्रीन है, हाँ फुल HD, थिन और लाइट लैपटॉप है, हल्का है, ठीक है। 8GB और 256GB का कॉम्बिनेशन है, 8GB रैम है और 256GB SSD है। विंडोज 11 का सपोर्ट है, 2021 का ऑफिस मिल रहा है, ऑफिस क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात हो रही है, ठीक है। और 1.7 kg का वेट है, तो के वेट ठीक ठाक है, मतलब बहुत हल्का भी नहीं, बहुत भारी भी नहीं है। और प्राइस उस हिसाब से ठीक है, 38,990 का है, तो हम लोग 30 से 40 के बीच में चल रहे हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग Lenovo पे आते हैं, Lenovo V15, तो इसमें AMD का Ryzen 5 आपको प्रोसेसर मिल रहा है 5500U का, ठीक है। Ryzen 5 आपका इसमें ठीक है, अगर हाँ ठीक है, उस हिसाब से अगर ये सस्ता थोड़ा और होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है। और 15.6 इंच की स्क्रीन है, एंटी क्लियर थिन एंड लाइट लैपटॉप है, 8GB रैम है, 512GB की आपकी SSD है, ठीक है। विंडोज 11 का सपोर्ट है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें सेम है, प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो प्राइस के हिसाब से ये 1 पॉइंट पा सकता है, ठीक है, प्राइस के हिसाब से। तो आप इन दोनों में चूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। चूज कैसे करना, मान लो आप क्वेश्चन ये उठता है कि भाई मुझे दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है? तो ऐसे में देखो, दोनों का आपको रिव्यू देख लेना है, किस पे, यूट्यूब पे। जब आप रिव्यू देखते हो तो रिव्यू में आपको क्या देखना है कि ये कितना बैटरी बैकअप दे रहे हैं, कितना ये लोड सहन कर पा रहे हैं, क्योंकि अब वो तो मेरे पास पॉसिबल नहीं है, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ दोनों को खरीद के आपके सामने इनका रिव्यू करूँ बाकायदा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, इनकी इन डिटेल्स स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। तो आपको ये रिव्यू देखना है कि बैटरी बैकअप कितना है, दोनों में लोड कितना ले सकते हैं, इनका आपको यूट्यूब पर रिव्यू वगैरह मिल जाएगा, तो उस हिसाब से आप इन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। तीसरे पॉइंट पे हम लोगों ने जनाब यहाँ पे थोड़ा अपना रेंज बढ़ाया है, 46 से 59 के बीच में आ गए जनाब, 46,000 से 59 के बीच में। ये उनके लिए है जिनको एक बढ़िया लैपटॉप चाहिए, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस भी चाहते हैं, और बहुत हाई रेंज नहीं रखा, इतना रेंज आपको देना ही पड़ेगा। इसमें क्या है, ये आपका गेमिंग लैपटॉप है, MSI गेमिंग, ठीक है, G563 Intel 11th जनरेशन i5, ठीक है। तो ये i5 11th है, तो सही है, ठीक है, 11th जनरेशन है, सही है प्रोसेसर अपने हिसाब से। ओके, 40 सेंटीमीटर फुल HD 144 हर्ट्ज गेमिंग लैपटॉप है, ठीक है। सबसे पहली बात, गेमिंग लैपटॉप है, 8GB रैम मिल रही है, पर 1 पॉइंट मैं इसको दूंगा, इसमें 512 की SSD लगी हुई है, तो काफ़ी आपको मतलब एक अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। तो 1 पॉइंट इसको SSD के लिए मिल जाएंगे 512। दूसरा क्या क्या है हमारे पास, विंडोज 11 का सपोर्ट है। तीसरा आपका डेडिकेटेड NVIDIA GTX 1650 4GB आपका ग्राफिक कार्ड है। वैसे 4GB का है तो ठीक है यार, थोड़ा सा कमजोर है उस हिसाब से, पर पैसे 59,000 या 60,000 के आसपास से लैपटॉप महंगा है, पर मैं ये कहूँगा कि बढ़िया लैपटॉप है। इसमें 1 पॉइंट मैं इसको दूंगा कि इसके अंदर ग्राफिक कार्ड भी है, तो उसके बाद टोटल 2 पॉइंट हो जाते हैं। ग्राफिक कार्ड से आपका चीज़ें अच्छी हो जाती है, इसीलिए देखो इस लैपटॉप को कहा गया गेमिंग लैपटॉप, ओके। तो अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें रन हो जाए, गेमिंग भी कर ले, वीडियो एडिटिंग भी कर ले, और थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हो, तो आपको ये लैपटॉप मस्त रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये MSI का मॉडर्न 14 AMD Ryzen 5 के साथ 5500U, ठीक है। तो ये कौन सा लैपटॉप है, इसको चेक कर लेते हैं जरा, इसमें क्या क्या है। ओके, 35 सेंटीमीटर 14 इंच की स्क्रीन है, फुल HD लेवल पैनल लैपटॉप, 8GB रैम 256, ठीक है। SSD विंडोज 10, मैं इसको 1 पॉइंट माइनस रखूँगा, कमजोर है ये लैपटॉप, विंडोज 10 है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रखूँगा। बाकी आपका प्रोसेसर के लिए 1 पॉइंट दे दूंगा, सही है, ओके। और बाकी सब है सेम है आपका, जैसे कि 8GB और 256GB का रैम मिल रहा है, तो 8GB रैम और 256GB SD, ठीक है। तो ठीक है यार अपने हिसाब से, पर थोड़ा सा विंडोज 10 है तो ये मुझे सही नहीं लगा। 46,000 की रेंज में आपको और अच्छे लैपटॉप मिलेंगे, चेक कर लेना। बाकी मैं यहाँ पे एक लैपटॉप और अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। अब मैं आया यहाँ पे
46,000 की रेंज में मैंने इसको रखा है इन्फिनिक्स इंटेल X1 सीरीज कोर i7 10th जनरेशन। यही मेरा लैपटॉप है, बस मेरे में i7 की जगह i5 था, क्योंकि मेरे 7 में ये वर्जन नहीं आया था। मेरे 7 में बस i5 इसकी जगह था, बाकी सेम जो आप इसमें स्पेसिफिकेशन देख रहे हो सब है। 16 GB रैम, पहला एक ऐसा लैपटॉप है जिसमें आपको 16 GB रैम मिल रही है, जबकि पिछले वाले में देखो 8 GB मिल रही थी 46,000 में। तो ये एक माइनस पॉइंट इसके साथ है। और इसमें देखो एक प्लस पॉइंट मैं इसको दूंगा रैम के लिए, इसमें एक आपको 16 GB रैम मिल रही है प्लस 512 की आपको SSD मिल रही है। तो इसको एक और पॉइंट दूंगा, क्योंकि 512 की SSD जल्दी लैपटॉप में मिलती कहाँ है, और 16 GB रैम तो यार मुझे नहीं लगता कि कहीं मिलेगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो आपको 50,000 का लैपटॉप बताया था, 50 के 60,000 का ये वाला, इसमें भी देखो 8 GB रैम है। तो 16 GB रैम अगर मिल रही तो बहुत बड़ी बात है इतने रेंज में। 46,000 में अब उसको एक पॉइंट और देना चाहेंगे, क्योंकि ये 2 पॉइंट के मुताबिक है, तो इसको टोटल 4 पॉइंट मिल गए। उसके बाद में आपको Windows 11 का सपोर्ट मिल रहा है, ग्राफिक्स भी ठीक ठाक है, और आपका लैपटॉप थिन एंड बाकी तो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, बाकी अच्छा है। 1.48 kg का आपका वेट है, सही है, मैं कहूँगा बेस्ट है। अगर आपका इस रेंज का आपको इतने पैसे हैं आप ले सकते हो, तो इससे अच्छा कोई लैपटॉप मेरे हिसाब से नहीं है। क्योंकि यार मैं पर्सनल भी यूज़ कर रहा हूँ, 16 GB रैम है, तो यार मैं रिकमेंडेशन जल्दी देता नहीं हूँ, क्योंकि यार चीज़ें आपकी और मेरी हो सकता है, मालूम मैंने मंगाया, मेरा लक अच्छा था, मेरी चीज़ आई अच्छी चल रही है, आप मंगाए, हो सकता है आपके में कोई गड़बड़ी निकल जाए, तो आप कहेंगे भाई आपने प्रमोशन किया था, मेरी चीज़ सही नहीं निकली। तो भाई मेरे से सामने वाले से देखो ना, इन्फिनिक्स ने मुझे 1 रुपये दिए हैं, ना मुझे ये लेनोवो या HP ने 1 रुपये दिए, कुछ भी किसी ने तो दिया नहीं है। मैं पर्सनल यूज़ एंड स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से चीज़ों को बांट रहा हूँ, और जितना मैंने रिव्यू देखा है उस हिसाब से बांट रहा हूँ। तो अभी तक मुझे कोई भी लैपटॉप ऐसा नहीं मिला जिसमें 16 GB रैम और 512 की SSD एक साथ हो, कोई भी लैपटॉप नहीं मिला इस रेंज के अंदर। ठीक है, और आपको i7 10th जनरेशन मिल रहा है, और क्या चाहिए। बस आपको ग्राफिक कार्ड ही नहीं, ग्राफिक्स अच्छे हैं पर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है। ठीक है, तो इस लैपटॉप को अगर आप यूज करते हो तो आपका डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग सब हो जाएगा, गेमिंग भी हो जाएगी। बस बहुत लगातार गेम खेलोगे तो यार वो भी अच्छा नहीं होता किसी लैपटॉप के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे HP के लैपटॉप की बात करूंगा, ये लेटेस्ट आया है, ये आपका क्या है HP 14S 12th जनरेशन है, इंटेल का i5। तो सबसे पहले एक पॉइंट तो यही मिल जाएगा कि इसमें i5 12th जनरेशन है। ठीक है, जहां पे हमारे पास i3 12th था, यहाँ पे i5 12th जनरेशन है, तो प्रोसेसर तो काफी अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद में 16 GB रैम और 512 GB SSD। सबसे पहले यहाँ पे 4 पॉइंट, मतलब टोटल 4 पॉइंट मैं इसको सीधे दे दूंगा, इसके पास 5 पॉइंट हो चुके हैं। 16 GB रैम और 512 की SSD आपके पास है। ठीक है, उसके बाद में आपका ग्राफिक्स ठीक है, इंटीग्रेटेड डुअल स्पीकर्स, विंडोज 11 का सपोर्ट, बैकलिट कीबोर्ड है, बाकी सब बढ़िया है। अब देखो इसका प्राइस आप चेक करो और इसका प्राइस चेक करो, जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये टोटल 62,000 का बैठेगा जाके, 61,990 है। ठीक है, और ये आपका 46,000, मान लो 47,000 का मान ले, तो कहाँ 47,000 और कहाँ आपका 62,000। ठीक है, तो कितना अंतर है दोनों के बीच में। जबकि स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पे ध्यान दो, ये भी 16 GB रैम आपको 512 की SSD दे रहा है, ये भी 16 GB रैम और 512 की SSD दे रहा है। बस इसमें आपका अगर खास देखा जाए तो आपका प्रोसेसर काफी पावरफुल दिया हुआ है। ठीक है, आपका i5 12th जनरेशन दिया गया है। ठीक है, ओके, तो अगर हम लोग बात करें ये लैपटॉप हम लोग को कब लेना चाहिए, ये वाला, ठीक है, लेफ्ट वाला। ठीक है, तो ये जब लेना चाहिए जब हमारे पास 61,000 रुपए जितना बजट हो, 61-62,000, और हमको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो काफी ज्यादा पावरफुल हो, सब चीजें हैंडल कर ले, और एक कंपनी का ब्रांड भी अच्छा होना चाहिए कि मान लो HP है तो आप भरोसा कर सकते हैं, बहुत पुराना ब्रांड है। ठीक है, आपको घर वाले भी भरोसा कर सकते हैं। तो आपको पास 2 चीजें देखो, यहाँ पे ध्यान दो, आपके पास पैसे अच्छे हैं, आप ब्रांडेड चीज लेना चाह रहे हो, प्लस ब्रांडेड के साथ आप पावरफुल चीज लेना चाह रहे हो। ठीक है, तब आपके पास पूरा रिकमेंडेशन है कि आप इस लैपटॉप को चूज कर सकते हो। इसको किस कंडीशन में चूज करना है, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे इरेज करना चाहूंगा। इसको तब आप चूज करो जब आपके पास पैसे कम हो। ठीक है, आपके पास पैसे कम हो, पैसे की तंगी हो आपके पास, एक सेकेंड, पैसे की आपके पास तंगी हो। ठीक है, आप ब्रांड पे इतना ना मरते हो, बस आपको पावरफुल चीज चाहिए। ठीक है, ब्रांड पे आपको इतना नहीं मरना है, आपको चीज पावरफुल चाहिए। ठीक है, तब आप इसको ले सकते हो। ये सिर्फ प्रोसेसर में हल्का सा कमजोर है, क्योंकि यहाँ पे i7 10th जनरेशन का, अगर ये पे 11th होता तो मैं कहता बिल्कुल हाई पावर लैपटॉप है, पर ठीक है 10th जनरेशन है, बिल्कुल सही है।
तो ये हमारे हिसाब से जब पैसे थोड़े कम हो तो आंख बंद करके आप ले लो, आपका अच्छा चलेगा। बस अब अंदर ही कोई फॉल्ट ना हो कर आई हो। बाकी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से मेरा लैपटॉप अच्छा चल रहा है, जबकि मेरे में i7 की बजाय i5 लगा हुआ है, तो आपके में तो अच्छा चलेगा क्योंकि आपका तो i7 लगा हुआ है, ठीक है। अब ये नया आया है, मेरा प्राइस कितना पड़ा था, मेरा 47,000 पड़ा था जब मैंने मंगाया था, ठीक है। और देखो ये 46,000 में ये i7 दे रहा है। अभी ये जब बिग बिलियन डेज आएंगे तो उसमें और सस्ता हो जाएगा, तब आप चेक कर लेना, ये आपको 42 या 43 के आसपास पड़ जाएगा, ठीक है। तो इतने मेरे पास रिकमेंडेशन थे और मैंने ज्यादा रखे नहीं, क्योंकि ज्यादा रखने में इंसान होता है कंफ्यूज। और प्राइस तो मैंने बिल्कुल भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, 61,000 रुपए से 1 रुपए आगे मैं नहीं बढ़ना चाहता था। 70,000 75,000 के भी आ रहे थे अच्छे अच्छे लैपटॉप, मैकबुक भी मैं चाहता तो लिस्ट बना लेता, पर मुझे नहीं चाहिए। देखो कॉलेज स्टूडेंट के पास इतने पैसे नहीं होते, उसको एक मिड रेंज लैपटॉप चाहिए जो उसके डे टू डे सारे काम संभाल ले, कोडिंग संभाल ले, स्टडी एजुकेशन संभाल ले, थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग संभाल ले, इतना चाहिए होता है। उस हिसाब से जो लैपटॉप मैंने बताया वो सब फिट आ रहे हैं। अब आपको अपना रेंज देखना है कि मेरे हिसाब से कितना मेरा रेंज है और मुझे कौन सा लैपटॉप चाहिए। आई होप आपको ये कंप्लीट गाइड जो मैंने दी है यहाँ पर बिल्कुल पसंद आई होगी। ये मैंने बहुत ही काफी रिसर्च किया इस पे, ठीक है। रिसर्च करने के बाद में ये मैंने आपको एक कंप्लीट गाइड दे दी है अभी के हिसाब से, कंप्लीट गाइड दे दी है अभी के हिसाब से। और 25 शायद फरवरी आज हो रखी है, ठीक है, 25 फरवरी हो रखी है, तब मैं इसको शूट कर रहा हूं। और इसी हिसाब से मैंने इसको काफी सारे डिटेल भी नोट करा दी है कि आपको पार्ट 1 में मैंने जो जो चीजें बताई है उनको हमेशा ध्यान रखना है लैपटॉप परचेस करने से पहले, कि क्या क्या चीजें हमें लैपटॉप में देख लेनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी वीडियोस आप और भी चाहते हैं इन फ्यूचर कि मैं ऐसे ही रिसर्च के आधार पर अच्छे अच्छे लैपटॉप्स लेकर आऊँ और आपको बताऊँ लैपटॉप के साथ और गैजेट्स लेकर आऊँ, तो आप लाइक करिए। ये चैनल किससे रिलेटेड है, क्या चैनल इस पे अपलोड होता है, तो मेन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। बच्चों आपको यहाँ पे कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, ठीक है। और कंप्लीट कोर्सेज होते हैं बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में, आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी आपको यहाँ पे वेब डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ाया जाता है। अगर आप नए आए हो तो आपको मैं बता दूं, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको अच्छी स्किल्स सीखनी हो, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग, करियर से रिलेटेड आप चीजें सीखना चाहते हैं, कॉलेज से रिलेटेड चीजें सीखना चाहते हैं, तो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक जगह पे। और अगर मेरे साथ थोड़ा आप कुछ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। आज वीडियो जनाब इतना ही था। जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज वीडियो जनाब इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।